नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे सीएए को लेकर के टकराव बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे विपक्षी दल हो, जो इसका विरोध कर रहे हैं, दो तरफा, एक तरफ विरोध और दूसरी तरफ इसका समर्थन। लेकिन अब बात और बढ़ गई है। कांग्रेस पर संबित पात्रा ने, भाजपा के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि जिन्ना कांग्रेस होनी चाहिए। दूसरी तरफ ओवैसी को भी उन्होंने आड़े हाथ तो लिया है और यह भी कहा जा रहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ जहर भर रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे हमारे आज के मजमून में और क्यों ये सब चीजें हो रही हैं सामने, अदालत क्या कह रही है और राजनीतिक दलों का जिस तरह से आपसी जो टकराव बढ़ता जा रहा है, आखिर कहां तक रुकेगा, कहां पहुंचेगा, एक बड़ा चिंता का विषय है। तो अब देखिए आज का हमारा एजेंडा, फिर लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास। महाराष्ट्र में सीए लागू नहीं होना चाहिए। मुसलमानों से हम पूछ के यहाँ पे सत्ता चलाते हैं, क्यों? हिंदुओं ने गुनाह किया है। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला बोल। अशोक चव्हाण के बयान पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। संबित पात्रा ने कहा मुस्लिम लीग कांग्रेस। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं का कर रही है अपमान। संबित पात्रा ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जिन्ना बनने की राह पर चल रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंदुओं को दी जाती है गालियां। बीजेपी ने कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण के बयान पर पलटवार करते हुए बड़ा निशाना साधा है। कांग्रेस को मुस्लिम लीग कांग्रेस नाम देते हुए बीजेपी ने कहा कि अशोक चव्हाण के बयान से कांग्रेस की पोल खुल गई है। उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर करारा कटाक्ष करते हुए बीजेपी ने कहा कि वह जिन्ना बनने की राह पर चल रहे हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने चव्हाण के बयान का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने हिंदुओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंदुओं को गाली दी जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक नेता कहता है कि वह केवल मुसलमानों के लिए किसी सरकार में शामिल है, तो आखिर हिंदुओं, सिखों और पारसियों ने क्या गुनाह किया है? उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुसलमानों से पूछकर सत्ता चलाती है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने महाराष्ट्र में कहा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए हम इस सरकार में शामिल हुए हैं। कई मुस्लिम भाइयों ने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बीजेपी है। बीजेपी को अगर रोकना है तो कांग्रेस को इस सरकार में शामिल होना चाहिए। इसलिए कांग्रेस आज सरकार में शामिल है। जब तक कांग्रेस सरकार में शामिल है तब तक हम महाराष्ट्र में सीएए लागू नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र में सीए लागू नहीं होना चाहिए। इसमें चर्चा होनी चाहिए, इसमें बहस होनी चाहिए। और जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस देश को दिया है, उस संविधान के खिलाफ कोई भी हुकूमत नहीं जा सकती है, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो। वहीं संबित पात्रा ने नेता असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कल ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों ने 800 वर्षों तक इस मुल्क में हुक्मरानी और जाबाजी की। मेरे आका और जात ने इस मुल्क को कुतुब मीनार, चार मीनार, जामा मस्जिद दिया। लाल किला भी मेरे आबा और दादा ने बनाया। तेरे बाप ने क्या बनवाया? पात्रा ने ओवैसी के इस बयान का जवाब देते हुए कहा कि हमारे दादा परदादा ने इस देश को सहिष्णु, विराट, सक्षमतावान और गरिमावान बनाया है। आप लोग ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं। अरे हिंदुस्तान का वजीर आलम जिस लाल किले पर झंडा फहराता है वह भी मेरे आबा ने दिया है। यह सब मेरे बाबा और दादा ने बनाया। तेरे बाप ने क्या बनाया है? ये किससे सवाल था? ये जमा मस्जिद आपके दादा ने बनाया, आपके आबा ने, आपकी जात ने बनाया। ये मस्जिद, दूसरी मस्जिद की बात होती है मक्का मस्जिद, ये आपके आबा ने बनाया। ये लाल किला आपके आबा ने बनाया। और हमारे बाप ने क्या बनाया? ये हमारा कौन है? ये आप किससे सवाल पूछो?
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पक्ष और विपक्ष में ठनी हुई है और एक और भाजपा सरकार इस कानून को देश हित में बता रही है, वहीं कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल इसे असंवैधानिक बता रहे हैं। लेकिन इस बीच गरमाई सियासत में नेताओं के बड़े विवादित बयान सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो देखा आपने मजमून हमारा, किस स्तर पर राजनीति की जो कहें कि आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कोई किसी के बाप को ललकार रहा है, कोई किसी के लिए कुछ कह रहा है। तो सीए को लेकर के जो आए दिन ये बात चलती है कि शायद अब ये दौर खत्म होना चाहिए। विरोध पक्ष जब कानून बन गया तो और कानून बनाना किसी भी सरकार का विशेष अधिकार है, वो केंद्र हो या चाहे राज्य हो। नागरिकता के लिए केंद्र सरकार कानून बनाती है और कानून के साथ साथ, क्योंकि हमारे यहां यूनियन एंड फेडरल सिस्टम है जिसमें कुछ कानून केंद्र सरकार बना सकती है, कुछ कानून राज्य बनाते हैं, और केंद्र सरकार जो कानून बनाती है कुछ जगह पे उसमें राज्य सरकार का दखल होता है। लेकिन जिस कानून का हम जिक्र कर रहे हैं वो सीधा केंद्र सरकार के अधीन होता है। खैर चलिए, हमारे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पंकज मीना जी भाजपा नेता हमारे साथ जुड़े हैं, बीएसपी नेता विष्णु कुलवाल साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, संजय माधव जी सीपीएम नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मैं माधव साहब सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। एक बात कही जा रही है, संबित पात्रा साहब ने कही, अब जो मुझे लगता है कि विरोध का स्तर दोनों ही तरफ से या बयानबाजी जिसे कहें कि ग्लोबल जा रही है, जो किसी भी लोकतांत्रिक या देश के हित में नहीं है। विरोध होना चाहिए, समर्थन में रैलियां भी होनी चाहिए, लेकिन मर्यादित और संयमित भाषा का प्रयोग सभी को करना चाहिए। यहां एक तरफ अशोक चव्हाण साहब कुछ कह रहे हैं, उसके बाद बीजेपी का काउंटर आ रहा है, ओवैसी साहब कुछ और कह रहे हैं। अभी ओवैसी साहब का जो एक बड़ा पलटवार है या कहें कि हमला है प्रतिपक्ष पर, खासकर जो लोग सीए का विरोध कर रहे हैं, उनका साफ कहना है कि हिंदुओं के खिलाफ जहर भरा जा रहा है। जी, तो ये सब क्यों हो रहा है? तो योगेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं निश्चित ही ये तो एक चिंताजनक बात है। भाषा का जो स्तर गिर रहा है और इसकी शुरुआत मेरे ख्याल से देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए जो लोग हैं वहां से हो रहा है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे संबित पात्रा तो शायद उसका एक हिस्सा है एक ही तरफ से नहीं, दूसरी तरफ भी आप जैसे ओबीसी साहब का नाम लिया, कोई भी जो XYZ कोई भी जो है, लोकतंत्र के अंदर एक भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। विचारों की भिन्नता के लिए स्थान है। आप विचारिक जो आपके मतभेद है, आप उनको वैचारिक मतभेद को रख सकते हैं संविधान के दायरे में रहते हुए, और उसके लिए भाषा की मर्यादा बहुत जरूरी है, कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन अभी हो क्या रहा है, अभी एक पर्चा बांट रही बीजेपी, मतलब संसद में झूठ बोला जा रहा है, खुद प्रधानमंत्री संसद में झूठ बोल रहे हैं, खुद गृह मंत्री पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं। तो मर्यादा का जब ऊपर के उदाहरण प्रस्तुत करना होता है ऊपर से बैठ कर, जब आप देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को उच्च पद में बैठे हुए लोग उन मर्यादाओं को भंग करते हैं, फिर नीचे लोग मैसेज आता है, फिर वो चाहे कोई भी हो, एक ऊपर से जब एक मैसेज जाता है तो एक मर्यादाओं का पालन नीचे के लोग भी करते हैं। इसलिए दुर्भाग्य की बात यह है कि चाहे वो कोई पार्टी हो, उसके सर्वोच्च नेतृत्व की जिम्मेवारी है कि वो अपने जो रैंक एंड फाइल है उसे ये महसूस करें अपने व्यवहार से, अपने आचार व्यवहार से, अपनी बोली से, कि हमें इस लोकतांत्रिक देश के अंदर विरोध करने का अधिकार है, बात रखने का अधिकार है। लेकिन अच्छा, दूसरी बात कौन है योगेंद्र जी, वो चाहते ही नहीं है कि मर्यादा को बात हो कुछ। वास्तविकता तो ये है कि वो कुछ सवाल ये है ही नहीं। वास्तव उद्देश्य तो यही है कि सब कुछ उल्टा सीधा हो जाए, चर्चा मुद्दों पर हो ही ना। असली खेल तो यही है कि बेरोजगारी पर चर्चा ना हो, किसानों पर चर्चा ना हो। ये बात प्रतिपक्ष लगातार कह रहा है, ये बात मैं एक बात लेकिन जानना चाहता हूं, हमने एक दिन पहले भी इस पर बहस करी। चलिए, वो लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं कि मुद्दों को से भटकाना चाहते हैं, या उन पे आरोप लग रहा है कि वोटों के लिए पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रतिपक्ष तो फिर अपने ट्रैक पे चले, क्यों एक ही मुद्दे के पीछे चल रहा है? प्रतिपक्ष के नाते मैं पूरे प्रतिपक्ष का तो ठेका नहीं ले सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हम जिस धारा में काम करते हैं, हम निश्चित रूप से उस बात को लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि आज सरकार का दायित्व है कि वो अपने जो वादे चुनाव में किए, चाहे चुनाव बाद किए, एक भारतीय लोकतंत्र में सरकार के नाते जो दायित्व उनको पूरा करे, जनता के हितों की रक्षा करे, ना कि ऐसे मुद्दे लाकर। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा। मैं हमारे साथ में उपेंद्र राष्ट्रपुरोहित जी भी जुड़े हुए हैं,
उपेंद्र जी, एक बात कही है संबित पात्रा ने कि अब कांग्रेस को जिन्ना कांग्रेस में तब्दील कर लेना चाहिए। क्यों कही है यह मैं आपको बता देता हूं। अशोक चव्हाण साहब ने एक बयान दिया कि हम सरकार महाराष्ट्र में सिर्फ इस वजह से हैं कि भाजपा को रोकना है। कुछ मुस्लिम भाइयों ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए हमारी बड़ी दुश्मन है या बड़ी विरोधी है, इसे रोकने के लिए आपको इस सरकार में शामिल हो जाना चाहिए। इस वजह से हम सरकार में शामिल हुए हैं, और जब तक हम सरकार में हैं और सत्ता है ये वाली, तब तक महाराष्ट्र में सीए लागू नहीं होगा। देखिए, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है संबित पात्रा पर, इतना समझदार आदमी होते हुए एक व्यक्तिगत बयान को पार्टी से जोड़ रहा है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर जैसे संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि कुछ मुस्लिम भाई चाहते थे इसलिए वहां सरकार बना दी गई। अशोक चव्हाण के बयान को लेकर के उन्होंने बयान दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने अभी जो एक 2 मूवी को लेकर के विवाद चल रहा है, उसमें जो तानाजी फिल्म है उसको आज उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो ये बात तो कहीं पर भी, जबकि इस फिल्म के अंदर तो मुगलों के खिलाफ सारी लड़ाई लड़ी गई है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का बयान देकर के मतलब ठीक है, चव्हाण ने अपने विचार बता दिए होंगे, कोई बात मन में थी कह दी, लेकिन उसको ये चव्हाण की बात को एक राष्ट्रीय एजेंडे के तौर पर उठा रहे हैं। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के लोग खिलाड़ी हैं, नंबर 1 खिलाड़ी हैं। वो पूरे देश में कोई मतलब एक पार्षद भी यदि जयपुर में कोई बोल देना और संबित पात्रा को पता चल जाए तो संबित पात्रा उठ को टीवी चैनल पे वहां बोल देगा साहब बीजेपी का एक नेता इस प्रकार से बोल रहा है। तो ये उसकी आदत में है। वो आदमी वहां अपने चुनावी क्षेत्र में जीत नहीं पाया, तो मुझे लगता है कि उसको इस प्रकार के बयान देने का कोई नैतिक अधिकार है। तो खुद देखिए, हार जीत तो होती रहती है। देखिए, हार जीत नहीं, विचार उसके इसी विचारों का उसको नतीजा भुगतना पड़ा। और संबित पात्रा जैसे लोग यदि कहीं पर भी खड़े होंगे तो लोग जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल आप जो फरमा रहे हैं कि हार जीत हो सकती है, लेकिन आप क्या बोल रहे हो जनता देख रही है। चाहे कांग्रेस बोल रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, कोई तीसरा पार्टी बोल रही है, जनता देख रही है, जनता जज कर रही है। संबित पात्रा को जनता ने जज कर दिया कि ये आदमी एक पार्षद की बात को भी उठा सकता है राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में। तो मुझे पिछले चुनाव के अंदर आपको बता दूं, जो लोकसभा विधानसभा चुनाव थे राजस्थान में, बीकानेर में एक छोटी सी घटना हुई थी। बीडी कल्ला जी वहां उनकी भावना को समझा ही नहीं गया और उसको तोड़ मरोड़ के सबसे पहला साक्षी संबित पात्रा ही था। उसके पास पता नहीं कैसे वो वीडियो पहुंचा और उसने और बाद में तो पूरी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर लग गई कि ये देखिए बीकानेर से कांग्रेस के प्रत्याशी बीडी कल्ला भारत माता की जय के खिलाफ। शर्म आनी चाहिए उनको। आधे घंटे बाद बीडी कल्ला जी ने 50 बार भारत माता की जय, वंदे मातरम का वीडियो लॉन्च किया। उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि इनका एजेंडा है किसी भी उलूल जुलूल मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाना, क्योंकि ये असली समस्याओं से भाग रहे हैं। बेरोजगारी, अनडेवलपमेंट, महंगाई, ये सारे मुद्दे इन्होंने खत्म कर दिए दूसरे इस प्रकार के अनावश्यक मुद्दे उठा करके। चलिए, मैं कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, एक आरोप सब लगा रहे हैं बीजेपी पे कि सीएए को सिर्फ इस वजह से लेकर के आए हैं, तो पोलराइजेशन और दूसरा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। तमाम पार्टियां कह रही हैं, आपकी पार्टी भी कह रही है कि सीए ऐसे वक्त लेकर के आए जिससे जनता का मूल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। चलिए, ये ठीक है। अगर बीजेपी लेकर के भी आई है ये, तो मुझे ये बताइए कि प्रतिपक्ष की जो सारी पार्टियां हैं, विपक्षी दल हैं, वह तो अपने ट्रैक पे चले, क्यों सीए के पीछे पड़े हुए हैं? और भी देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए योगेंद्र जी, ये सीए का आंदोलन शुरू कहां से हुआ? जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये एक सोची समझी साजिश इस ढंग से फैलाई कि देश में हिंदू और मुस्लिम के आधार पे इस सीए को जोड़ दिया गया। सवाल है कि इस विषय पे कई बार आपके चैनल पे चर्चा भी हुई, एनपीआर पे भी चर्चा हुई, एनसीआर पे भी चर्चा हुई, सब पे चर्चा हुई। आपके इस चैनल पे माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और हम लोगों ने बताया कि जब एनपीआर पे 5,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है और 6 महीने बाद जो जनगणना होगी उस पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च होगा, ये 2 पैसा खर्च क्यों किया जा रहा है? सवाल है। देखिए योगेंद्र जी, गुमराह करने के लिए ये अमित शाह और मोदी सरकार, इनके पास कोई काम नहीं है। अगर इन्होंने एक भी विकास का कार्य किया हो वो बता दें। इन्होंने व्यापारियों को कहां पहुंचा दिया? आज देश में गरीबों की स्थिति कहां हो गई? एक क्या हिंदू मुस्लिम करके देश को बांटना चाहते हैं, इसलिए देश के गृह मंत्री बने, इसलिए देश के प्रधानमंत्री बने। सवाल है, ये जहां विरोधी सरकारें हैं उनको मनवा जो शब्दों का उच्चारण कर ले। अवेशी तो खुद भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, वो किस बात
साजिश है। भारतीय जनता पार्टी का एक पुतला जैसा एक आदमी को इन्होंने बना रखा है। तो इस प्रकार की बातें करके आज देश की आर्थिक स्थिति कहां है जी, उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? लेकिन कुलवार साहब एक बात बताइए, चलिए बीजेपी नहीं कर रही है, केंद्र सरकार नहीं कर रही है बात, कोई बात नहीं, मत करने दीजिए, लेकिन और जो पार्टियां हैं वो तो सिर्फ एक एजेंडे पे चले हैं, वो क्यों सीए से, अगर ये ऐसा लग रहा है तो बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो रही है, आप लोगों को उसी में उलझाना चाह रही है, आप क्यों उलझ रहे हो? नहीं देखिए योगेंद्र जी, आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है एसपी और बीएसपी ये दोनों इस आंदोलन को चला रही है। अरे भाई तुम्हारे पास शक्ति है ना, हम असामाजिक तत्व है ना, हम हिंदू नहीं है, हमें इन लोगों ने मुस्लिम का प्रमाण पत्र दे दिया। हम कह रहे हैं कि अगर मुसलमान का खून देखोगे वो भी लाल निकलेगा, हिंदू का खून देखोगे वो भी लाल निकलेगा। देश को बांटने क्यों चाहते हैं? अच्छा जहां देखिए योगेंद्र जी, जहां जिसकी सरकार है वहां इनका नेता जाके इस प्रकार की बात करता है कि भाई हिंदुओं की हिमायती तो हम और बाकी को लोग मुसलमानों के। किसने कहा इस बात को? देश को बांटने क्यों चाहते हो? देश को बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, ये देश को बांटना चाहते हैं और हम देश को बंटने नहीं देंगे। चलिए पंकज मीना साहब के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी, संबित पात्रा साहब के बयान को लेकर के काफी आग बबूला है विपक्ष या विरोधी दल। उनका साफ कहना है कि संबित पात्रा आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है, विरोधी दल नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा एक बड़ी बात जो सामने निकल करके आ रही है वह ये आ रही है कि सरकार चाहती नहीं है कि इस मामले पर किसी भी तरह की कोई सुलह हो और देश में शांति रहे। बीजेपी सिर्फ ये चाह रही है, ये आरोप है, आप पढ़ भी रहे होंगे, खुद भी देख रहे होंगे जो मैं बात कह रहा हूं, ये विपक्ष के आरोप है। योगेंद्र जी, एक बात तो बड़ी सीधी सी है, अभी वर्तमान में जो पिछले 15-20 दिन से आंदोलन चल रहे हैं देश के अलग अलग जगह पे, वो कुल मिला के एक सिंबॉलिक आंदोलन सीए के विरोध में है। और सीए के बारे में जब चर्चा पार्लियामेंट के अंदर हो रही थी, सदन के अंदर हुई और सदन के बाहर भी हुई, तो माननीय गृह मंत्री ने और तमाम बड़े नेताओं ने एक बड़ा स्पष्ट कहा कि नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कोई कानून नहीं है, इसमें भारत के नागरिक किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रहे। ये एक सीधी सी बात थी और मैं इस बात पे अगले 10 घंटे तक डिबेट करने को तैयार हूं, किसी को कोई किसी भी प्रकार का किंतु परंतु हो तो। परंतु वास्तविकता क्या है, जो आज संबित पात्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, क्या आप ये जो हिंदू मुस्लिम कहते हैं, ये कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिंदू मुस्लिम का कोई ना तो भेद करने की कोशिश की और ना कभी अलग समझा। जब से हम पिछले 6 साल से सरकार के अंदर हैं, हमने समान रूप से सबके लिए योजना बनाई, समान रूप से सबके लिए काम किया और कभी ऐसा नहीं सोचा कि भाई ये हिंदू को तो कम मिले या मुसलमान को ज्यादा मिले, ऐसा कभी हमारे दिमाग में नहीं आई। अगर आई तो किसकी आई? मनमोहन सिंह जी का वो बयान सबको याद होना चाहिए कि इस देश पे संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये किसने कहा था? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। कब कहा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह? दिखा दो, सीए में बता दीजिए। अरे एक मिनट, सीए में फिर आपने तीनों लोग जितनी देर बोले मैं सुना पूरा टाइम, मेरे बोलने के अधिकार को आप रोकिए। आपको आपके अधिकारों को 2006 में मनमोहन सिंह जी ने ये स्पष्ट बोला कि देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का है और उन्होंने उसका कारण भी बताया। उन्होंने कारण क्या बताया कि अंग्रेज बोला क्या है, बता दो आप। सुनिए वो बता रहे पूरी बात तो बोलने से बता पूरी बात तो सुनिए। कहा था कि सिख हो हिंदू जब मर्जी भारत में नौकरी देने की जिम्मेवारी सरकार की है, क्योंकि गांधी जी ने 1948 में बात की। झूठ बात है, ये कहीं नहीं है, इसमें कहीं आर्काइव में कभी बताइए आप 2006 तो सही वो बता रहे हैं, उनकी बात तो रखने दीजिए। मनमोहन सिंह जी ने स्पष्ट बोला कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है और उसके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया बाकायदा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला, दिल्ली के अंदर बोला और उन्होंने ये बात क्यों कही? वो ये कहते हैं कि मुसलमान मुगलों से सत्ता हस्तांतरित हुई अंग्रेजों के पास में, चूंकि मुगलों ने सत्ता हस्तांतरित करी अंग्रेजों को, अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरित की भारत सरकार को, इसलिए मुसलमानों का पहला अधिकार है। ये बड़ा इसमें बोला। ऐसे ही एक जो आज, लेकिन इस बात को पंकज जी, ये बात तो बीजेपी उठा रही है, लेकिन कहीं कोई आर्टिकल या कहीं पे भी इस बात वीडियो है, बिल्कुल इसमें कोई किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं, वीडियो है।
मैं दूसरा चीज और बताता हूँ आपको। देखिए, एक मिनट में बीच में इसमें आप बीच में मत बोलिए, एक आप बीच में मत बोलिए, बराबर मैं आपको मौका दे रहा हूं। उपेंद्र जी एक बार बराबर घटना एक बार पूरी बात तो कर, एक बार उनके बाद पंकज जी को एक बात सुनिए। पात्रा जी को बड़े बेहूदे तरीके से संबित पात्रा एक बार सुनिए, तब भी आपको नहीं टोका, जबकि आप इनके बात पूरी करने में। आप बोलिए आप पंकज जी करते हैं, आपको किसी भी राजनेता के बोलिए आप बोलिए बोलना चाहिए, बोलिए। इसी प्रकार से कश्मीर में जाके राहुल गांधी जी ने बोला कि मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस है, ये भी अखबार के कटिंग है। और ये भी आज जो दिल्ली में पीसी हुई मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस है, बिल्कुल ये बोला है, बिल्कुल ये बोला है। और उस अखबार की कटिंग बाकायदा आज वहां पीसी के अंदर रखी गई है। तीसरी चीज, सोनिया गांधी जी ने क्या कहा 2009 के अंदर कि भगवान राम काल्पनिक है, ऐसा भगवान राम के अस्तित्व को नकारा। इस बात को हम इनकार कर रहे हैं। ये भगवान राम कैसे आगे बीच में सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें ये भाषा बीच में। अरे कुलवाल साहब एक ही बात समझ लीजिए, मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ, आपसे ज्यादा लगातार बोल सकता हूँ। आप बता दीजिए, अगर आप मुझे बोलने से आप बोले पंकज जी बोलिए, आप बोलिए। मुझे मत ही नहीं है, पार्टी की मत नहीं है। सुनिए एक बात सुनिए, आप रहिए, वो नेता से मना नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल किसी के नेता, लेकिन उनका एक सुनिए, आप लोग सब बोले जा रहे थे, ये बात सही है कि संबित पात्रा को भी आपने भी कोट किया, एकदम शांति से सुन रहे थे। आप लोग भी जरा सुनिए तो सही, आपको अवसर है तो ये जो कह रहे हैं इनकी बात तो सुनिए, अपना पक्ष तो रखेंगे, आप सुनिए। बोलिए पंकज जी, आपके पास आ रहा हूं मैं, आप काउंटर करना। बोलिए, आप बोलिए पंकज जी बोलिए। अब वर्तमान में सीए को लेके जिस प्रकार से इन्होंने कर रखा है, हंगामा कर रखा है, क्या है हंगामा? यहाँ पे सीधी देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी चल रहा है और कई टीवी चैनल ने चलाया। एक 6-7 साल की बच्ची, हिजाब पहन रखा है, और उसके जो मुश्किल 2 मिनट का बयान है, उससे बात साफ समझ में आ रही है कि किस तरह से हमारे देश का अल्पसंख्यकों के अंदर जहर भरा जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। उनको ये सिखाया जा रहा है कि तुम मुसलमान एक अलग कौम हो, ये बीजेपी वाले तुमको मार देंगे। मतलब छोटे छोटे बच्चों के अंदर जहर भरा जा रहा है। ये कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान। ये केवल कांग्रेस की साजिश है और सत्ता की लोलुपता के, सत्ता की लालसा में आप ये सारा भड़काने का काम कर रहे हो। वरना मैं आज फिर दावे के साथ कह रहा हूं, सीए के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आपने पूरे देश के अंदर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की? चलिए बिल्कुल, अब आप सीए का आंदोलन कहां शुरू हुआ ये तो बता दे पंकज मीणा जी। आसाम से शुरू हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सरकार है, तो ये कैसे करें? सीए के लिए आंदोलन के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। ये हर विपक्ष के साथ एक ही भाषा बोलना चाहते हैं क्या? बहुजन समाज पार्टी ने जब दिल्ली में धारा 370 हटाई तो हमने समर्थन किया कि नहीं किया आपको? तो अब हर एक बार विरोधी की भाषा से हम क्यों बात करना चाहते हैं आप? चलिए मैं आ रहा हूं उपेंद्र जी, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। आप बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम सीए को लेकर के सत्ता पक्ष और विरोधी दलों की जिस तरह से बयानबाजी बढ़ती जा रही है। बयानबाजी होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी हमें संविधान ने दी है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी होती जा रही है वो थोड़ा चिंता का विषय भी बनती जा रही है। ये टकराव की स्थितियां हैं जो मुझे लगता है कि उचित नहीं है। यह अभिव्यक्ति की आजादी का बेजा जो किसे कहें फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। संयमित भाषा का प्रयोग होना चाहिए, संयम रखना चाहिए। चलिए संजय माधव साहब, आप कुछ कह रहे थे ब्रेक से पहले, जो अभी पंकज मीणा साहब ने भी कहा। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि ये जो मासूमियत जो अभी बीजेपी प्रकट कर रही है, इसे भी पंकज जी भी कह रहे थे कि हमने सीए में ऐसा क्या कर दिया, और सीए तो बड़ा शुद्ध धुला धुला कानून है और विपक्ष यूं ही हल्ला मचा रहा है। तो बेसिकली पंकज जी, बात हकीकत में समझने की है कि ये सीए का जो कानून आप लाए हैं, ये भारत की संविधान की आत्मा के खिलाफ है। क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि हम किसी भी नागरिक के साथ में, हम भारत के नागरिक, उसमें किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी, उस सबके बारे में संविधान बात नहीं करता है। और आपका ये कानून जो है, ये इसमें धर्मों के नाम लाता है, एक धर्म को छोड़ के बाकी सब धर्मों के नाम लाता है। ये इस रूप में कानून संविधान के ही आत्मा के खिलाफ है, नंबर एक बात। दूसरी बात, जहां तक भाषा की बात है, ये जो बातें बोल रहे हैं, ये बेसिकली मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा, पंकज भाई मेरे भाई हैं, और योगेंद्र जी आप बुरा मत मानना, कि ये गोएबल्स जो था, हिटलर का जो सेनापति था, उसका एक सिद्धांत था
कि एक झूठ को 1000 बार बोलो वो सच हो जाएगा। ये बीजेपी और आरएसएस शुद्ध रूप से गोएबल्स के सिद्धांत पर चलते हैं। ये ऐसे ऐसे उदाहरण ढूंढ के लाते हैं जिनका कोई बेस आपको नहीं मिलेगा, और चैनलों पर आकर के एक बार 2 बार 1000 बार बोलेंगे। इनको ये पता है कि 1000 बार झूठ बोलेंगे तो सच हो जाएगा। लेकिन हमें समझना पड़ेगा। अभी मैं आप जो कह रहे गांधी जी, मैंने कहा आज मेरे स्कूल में जो है डीपीएस में बच्चा पढ़ता है, वो बच्चा पर्चा लेकर के आया, उस पर्चे में लिख रखा है कि गांधी जी ने कहा 1948 में कि हिंदू और सिख कभी भी आए हिंदुस्तान में उनको नौकरी देना और काम देना सरकार की जिम्मेवारी है। गांधी जी ने 1948 में कहा, 1948 में सही कहा उन्होंने, जब दंगे हो रहे थे, देश का विभाजन हुआ था, कुछ हिंदू इधर जा रहे थे, वो कहा है। लेकिन आज उस संदर्भ को उठा करके उस पर्चे में बांटना बच्चों के बीच में लिया करके, ये कितना बड़ा गुनाह है गांधी जी के साथ में। आज ये इस प्रकार से गांधी जी को इस्तेमाल कर, जिस गांधी जी की हत्या इस विचारधारा के लोगों ने की, वो गांधी जी की फोटो छाप छाप कर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। यह चिंताजनक बात योगेंद्र जी। सबसे ज्यादा जो है ना, आप कह रहे हो भाषा का संयम खोया है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने खोया है। सबसे ज्यादा जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं वो भाजपा आरएसएस के लोग कर रहे हैं। अभी आपने उदाहरण दिए, मनमोहन सिंह का नाम इन्होंने लिया, और किन किन के, ये कोई भी कहीं से उठा करके एग्जाम्पल बिना संदर्भ को जोड़े आप लोगों को बता दोगे, ये बहुत खतरनाक। अभी एक बात बताई इन्होंने, पंकज जी ने, एक छोटी बच्ची 6-7 साल की बच्ची जिसको तो सीएए किस पे लागू होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या एनआरसी उसको तो मालूम भी नहीं है, जिसका जिक्र अभी उन्होंने पंकज जी ने किया। ऐसे बच्चों को तो वास्तव में आंदोलन से दूर रखना चाहिए। उनको क्या चिंता है, उनको क्यों, तो बच्चे सबके बच्चे होते हैं। योगेंद्र जी मैं बता रहा हूं आपको, मेरे बच्चे के स्कूल में वो पर्चा मेरा बच्चा स्कूल से लेकर के आया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने पर्चा छापा है, उस पर्चे में सारी बातें गांधी जी के नाम पर, और तमाम ये जो सारी बातें बीजेपी कह रही है कि हिंदुओं के लिए पाकिस्तान बना, मतलब हिंदू, अगर भारत पाकिस्तान धर्म के आधार पर 2 देश नहीं बने होते तो सीए लाना ही नहीं पड़ता। क्या सच है? क्या भारत धर्म के आधार पर बना? धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना, और भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, इसलिए हिंदुस्तान बना, वरना हिंदुस्तान बनता नहीं। पंजाब क्यों हिंदुस्तान में आता, जम्मू कश्मीर क्यों हिंदुस्तान में आता? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, इसलिए जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में नहीं गया, हिंदुस्तान के साथ आया। वहां के लोगों ने कहा हम भारत में शामिल होंगे। पंजाब सिखों को आप कहां रखते? भाषा के आधार पर तमिलनाडु कहा था। यह भारत इसीलिए बना चूंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया, भाषा निरपेक्ष, सबको समान सम्मान देने की बात की गई, इसलिए भारत का नक्शा बनकर के आया। अगर ये लोग उस समय होते ताकतवर, उस समय इनकी आज जैसी स्थिति होती है, शायद हिंदुस्तान में बनने ही नहीं देते। ये कह रहे धर्म की बात, सबसे पहले द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत किसने दिया? वीर सावरकर ने दिया, उसके बाद जिन्ना ने उठाया, इसलिए टुकड़े हुए देश के। आज ये टुकड़े की बात करें, धर्म की बात करें, शर्मिंदगी की बात यह है कि जो लोग जिम्मेवार हैं इन बीमारियों के लिए, वो लोग आज पल्ला झाड़ रहे हैं, मासूम बन रहे हैं। इसको देखने की बात है योगेंद्र, जनता को समझना पड़ेगा। चलिए आप लोग समझाइए, दोनों तरफ से समझाइए, लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, रास्ता मत रोकिए, हुड़दंग मत करिए, हिंसक आंदोलन मत करिए, समझाइए। अपनी अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म आप लोगों के पास में है, सबका अपना बैनर है, आप कहीं पे भी जाके अपनी बात कह सकते हैं। मैं श्याम जी के पास में आना चाहूंगा। श्याम जी, अब तो बयानबाजी और तीव्र और तीखी होती जा रही है, और मुझे लग रहा था कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, जिसमें यह माना जा रहा था कि शायद उससे पहले इस विवाद को निपटा करके, और देखिए कानून बनाना किसी भी सरकार का विशेष अधिकार है, वो बना सकते हैं। कानून बनाने के लिए सरकार ने संविधान के दायरे में बनाइए आप, और लागू भी, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर कोई कानून बनाया है जो अनुसूचियों में शामिल है, वो राज्यों को अपने यहाँ पे लागू करना पड़ेगा, उसके लिए बाध्य होते हैं। अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी कर रहा है, 4 सप्ताह में जवाब भी मांग रहा है, लेकिन विरोध का जो स्तर है वह मुझे लगता है कि क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चलेगा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगता है वहां पे, सिर्फ ये नहीं कि जनप्रतिनिधि माननीय वहां बैठते हैं, वो पैसा जनता का होता है, और जनता बड़ी मेहनत से, टैक्स पेयर्स का पैसा होता है। टैक्स पेयर हर व्यक्ति है, केवल ये नहीं है कि जो इनकम टैक्स पे दे रहा है। हम 5 लोग अगर टैक्स पेयर नहीं है तो भी टैक्स देते हैं। अगर एक माचिस की डिब्बी भी लेने जाते हैं तो आप टैक्स पेड हैं उसके, आप टैक्स दे रहे हैं। एक भिखारी भी टैक्स देता है अगर कहीं चाय पीता है, जिसमें रजिस्टर्ड अगर किसी दुकान से पीता है, या अगर कहीं सब्जी भी खरीदता है, अगर ब्रश भी खरीद रहा है, वो पेस्ट भी खरीद रहा है, तो वो भी टैक्स दे रहा है, वो भी टैक्स पेयर है। तो ये सारा जो पैसा टैक्स पेयर्स का जो लगता है, वो यूं नहीं है कि केवल हंगामा हाउल्ला। तो ये देश की जनता चाहती है कि उससे पहले सॉर्ट आउट होना चाहिए, लेकिन सॉर्ट आउट होगा कहां से? बयानबाजी तो ऐसी तीखी होती जा रही है कि जिसका कोई एंडलेस दिख रहा है कि कहीं अंत ही नहीं दिखाई दे रहा। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि पार्लियामेंट में तो आज तो क्योंकि सत्ता में बीजेपी है, बीजेपी खुद भी महीने भर तो पूरे तक 2G और कौन कौन से घोटाले को लेकर के पार्लियामेंट चलने ही नहीं देती थी। आज अब क्योंकि सत्ता में है, इसलिए जिम्मेदारी बनती है सीसीए का मतलब आप सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिएगा कितनी 143 याचिकाएं क्लब कर ली। उन्होंने कहा कि पहले हम केंद्र सरकार को सुनेंगे उसके बाद, और आसाम वाली तो बिल्कुल अलग रखी है,
तो ये सारी चीजें कोर्ट ने कहा कि हड़दंग नहीं चलेगा, सारी चीजें नहीं चलेगी, आम जनता भी नहीं चाहती है। कहा है कोर्ट को तो दखल करना पड़ रहा है, जब कोई समझदारी नहीं दिखाएगा तो कोर्ट को तो अपना डंडा चलाना ही पड़ेगा। जब पार्लियामेंट में अमित शाह बोल रहे थे तो उन्होंने जिस तरह का भाषा का उपयोग किया, जिस तरह की चीजें कही, उसी का परिणाम है कि बाहर आपको सब चीज सहनी पड़ रही है। आज तो आप कह रहे एनआरसी लागू होकर रहेगी, आप कह रहे थे जब बहस हो रही थी पार्लियामेंट में, कहा आपने। अब आज की स्थिति में अगर प्रधानमंत्री उस वक्त मौजूद नहीं थे, इसलिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी तो ऐसी कोई बात ही नहीं, तो आप गृह मंत्री होने के, क्योंकि आप गृह मंत्री के साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इसलिए आपके एजेंडा को याद रखते थे। आप गृह मंत्री के नाते से तो आप चुनावी घोषणा पत्र की बातों को ज्यादा इस तरह से नहीं कह सकते जिस तरह की पार्टी के अध्यक्ष कहता है। अब आपको अंदर, अब आप गृह मंत्री हो, अब आपके अंदर पार्टी का अंश जिस तरह से बोलता था वो कम बोलेगा, इसलिए आपने जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया उसी का उपयोग आपके प्रवक्ता कर रहे हैं, आपके नेता कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं कि आपने तो भ्रमण फैला दिया। लेकिन ये बात मान के चलेगा, सबसे पहले भ्रम तो आप ही की सरकार आसाम में थी, नहीं रोक पाई उसको, त्रिपुरा में थी, नहीं रोक पाई उसको, आखिर आपके लोग मुख्यमंत्री वहां पर नहीं समझा पाए, आपके लोगों को, आपकी बातों को नहीं समझा पाए, फिर कह के गुमराह कर दिया। अरे सत्ताधारी पार्टी अगर अपने लोगों को नहीं समझा पा रही कि हम आसाम, क्योंकि सारी झंझट आसाम की गलती को सुधारने के लिए तो ये आया है बिल, नहीं तो आता ही क्यों। 8 बार संशोधन हो गए, 9वीं बार संशोधन, क्योंकि देखिए अब अनुच्छेद आपके 14, 21 और 25 में क्या है, उसका उल्लंघन है ये आपका बिल, क्योंकि आप यहां पर कहते हो कि हम समभाव समाज को, सारे धर्मों को मानने वाले हैं, फिर आप कहते हो कि एक छोड़ दो। कोई भी तीनों राष्ट्रों से कोई भी आता है, हम अब तक देते आए नागरिकता देने में किसी को आपत्ति नहीं है। आप केवल, अब आपने केवल इसमें ये कहा कि आपने समय घटाया, एक तो 11 साल से 6 साल किया, उसके अलावा एक प्रतिबंधित कर दिया कि यदि कोई मुस्लिम आएगा तो हम उसको नागरिकता देंगे। उसको देनी पड़ेगी। देखिए अन्ना सामी को दी आपने नागरिकता, दी, यहाँ पे है, अभी वो पाकिस्तानी था, मुस्लिम था, दी, बाकी लोगों को, कलाकारों को कहीं को दी, सलमा आगा को दी, पता नहीं किस किस को दे करके आप, क्योंकि मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, देखिए थोड़ा सा डेप्थ में जाइए, उदाहरण चाहे एक ही हो। आप ये देखिए कि हम माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में या कहीं पे भी अगर धार्मिक आधार पे जो प्रताड़ित है उनको नागरिकता देंगे, सॉफ्ट कॉर्नर, अच्छी बातें रखनी चाहिए। लेकिन तस्लीमा नसरीन वो तो बहुसंख्यक है, वो कम किस तरह से प्रताड़ित हो रही है, आज भी बेचारी, माफ करिएगा बेचारे शब्द हमारे जनरल एक कटसी में उस तरह से कह दिए जाते हैं, लेकिन आज किस तरह से वो जो निर्वासित जीवन जी रही हैं, वो उनको नागरिकता मिली। देखिए वो पाकिस्तान में किस चीज के लिए लड़ रही है, मानवता के लिए लड़ रही है, उन बच्चों के लिए लड़ रही है जिसको कि आप नहीं दे पाए, क्योंकि आप ये सब चीजें आपको अलग हटकर, क्योंकि हमारे व्यक्ति को और दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला, वो हमारे विद्यार्थी जो सत्य उन कैलाश सत्यार्थी को, दोनों को साथ रूप से उसी पे मिला। मलाला यूसुफजई की बात कर रहे हैं। तो वहां देखिए वो तो बहुसंख्यक हैं, उनको भी इस तरह की चीजों को झेलना पड़ता है, हजारा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का एक सूत्री कार्यक्रम है कि शिया भी वहां पे पाकिस्तान में अगर देखा जाए, इस तरह से अपने आप को हिंदूवादी घोषित करें। और मैं तो जानना चाह रहा हूं, इसमें एक चीज जोड़ना चाह रहा हूं, इसमें अभी जो आप ये संशोधन लाए हैं, उससे पहले जो कांग्रेस पहले ला चुकी है संशोधन, उसमें अभी ये है कि वो जो लगभग 35,000 कुछ है वो शरणार्थी, कुल टोटल संख्या जो संसदीय कमेटी के समक्ष जो आंकड़े हैं आईबी के, कुल 35,000 वो लोग हैं जिनको ये नागरिकता की बात है, हिंदू जिनको बोल रहे हैं, उनको आज भी जो है उनको आधार पत्र का अधिकार है, उनको राशन कार्ड का अधिकार है। सिर्फ एक अधिकार नहीं है, वो अधिकार है वोट देने का, और उस वोट देने के अधिकार पर इनके जो वहां के जो नेता है आसाम के, उन्होंने कहा एक बयान में कि हम ये चाहते हैं कि यदि इनको अधिकार मिल जाए, इस कानून से वोट देने अधिकार एक्स्ट्रा मिलेगा उनको, उससे हमारी जो 11 सीटें हैं असम के अंदर लोग विधानसभा की, वो हम हमेशा लगभग 20-25 साल के लिए आराम से जीत सकते हैं। इसलिए वोट की रायत है, कुछ नहीं इसमें। तो एक असम के लिए आपको लग रहा है कि असम के हिसाब से लेकर ये और तो 18 लाख जो वहां छूट गए, जो एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, 19 लाख। सुनिए, विपक्षी पार्टियां, एक पार्टी तो कहती है कि नॉर्थ ईस्ट को ध्यान में नहीं रख रही क्योंकि वहां पे लोकसभा की इतनी सीटें नहीं, इस वजह से बीजेपी परवाह नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि विधानसभा की 11 सीट जीतने के लिए पूरे देश पे काम कर रहे हैं, तो ये तो बताइए बीजेपी एनआरसी जो लाए
उस एनआरसी में जो इनकी अपेक्षा थी, आसाम के अंदर जो एनआरसी बनी उसके सुप्रीम कोर्ट लाई, इनको ये उम्मीद थी कि मुसलमान ज्यादा निकलेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए इसमें भी विपक्ष को अपनी भूमिका उस अंदाज में कहनी चाहिए, बीजेपी के माथे नहीं है ये। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में, आप लोगों के पास में अगर ऐसे फैक्ट्स हैं तो आपको चैलेंज करना चाहिए। बीजेपी का इसमें कोई दखल नहीं है, बीजेपी की वहां गवर्नमेंट है, केंद्र में गवर्नमेंट है, इसी वजह से केवल इसे इंप्लीमेंट या कहें कि केवल उस निर्देश का पालन करना जो पहले से होता आ रहा है, ये बीजेपी का इसमें एजेंडा नहीं है। बीजेपी को लगातार इस पर कोट किया जा रहा है, एजेंडे में बीजेपी का एजेंडा है। अब कह रहे हैं ये बीजेपी, चले वो एक बात अलग है, लेकिन अभी जो कुछ चल रहा है एनआरसी के मामले में वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, अरब से नहीं है, राजीव गांधी के वक्त से ये सिलसिला चला आ रहा है। एनआरसी के बारे में भाजपा का स्टैंड ये था कि आसाम के अंदर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस गए हैं और वे पूरे आसाम को कैप्चर कर गए, हिंदुस्तान में बांग्लादेशी घुसे हुए हैं। और जब एनआरसी का परिणाम आया तो उसमें ये हुआ 19 लाख में से 16 लाख हिंदू निकल गए। चले बीजेपी से अब इनके सामने सवाल है, इनको क्या करें? हिंदुवादी पार्टी सर बीजेपी अभी से खारिज तो नहीं कर रही, उनको नागरिकता मिल जाएगी, बाकी मुसलमान को नहीं मिलेगी। ये गेम समझ है। उन्हें 16 लाख हिंदू जो घुसपैठिए साबित हो गए उनको कैसे भगाएंगे, कैसे हिंदुस्तान जिएंगे? इसलिए संशोधन लाए, उनको नागरिकता दे देंगे। माधव जी, क्योंकि मुस्लिम को ये फिर शरणार्थी के रूप में रखेंगे, वहां पर लग सके शरणार्थी वोट भी दे सकते। चलिए सामने अब एक बार जरा पंकज जी से जवाब ले लूं। पंकज जी बड़े उससे धैर्य से सुन रहे हैं। पंकज जी कुछ आरोप लग रहे हैं, कुछ अभी आपने सारी जो तस्वीर है वो सामने है, सुन रहे हैं, लेकिन मेरा तो अभी भी एजेंडा यही होगा, मेरी गुजारिश है सभी राजनीतिक दलों से कि अब इसको मैं तो कल जब एक दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे तभी ये बात कही थी कि सीएए लागू होने के बाद हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर मुल्क नहीं बन जाएगा, और अगर सीए लागू नहीं हुआ तो ये तय है कि हिंदुस्तान डूब भी नहीं जाएगा, कि कभी उठ ही नहीं पाएगा। तो जिस तरह से राजनीतिक दलों ने इसे एक प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया, एक ईगो के साथ जोड़ दिया है, आप मत करिए ऐसा। जी योगेंद्र जी, अभी चर्चा के अंदर कहीं ना कहीं संजय माधव जी ने, श्याम जी ने, दोनों ने स्वीकार किया कि इस सीए कानून के आने के बावजूद भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमानों को भी नागरिकता मिलने का प्रावधान है। बड़ा स्पष्ट है इस बात को आप बिल्कुल आप स्वीकार कर रहे हैं, इसके बावजूद ये बवाल क्यों? फिर आपने क्यों दूसरी बात आता हूं, जब नागरिकता मिल रही है तो फिर परेशानी क्या है आपको? क्यों भड़काया जा रहा है? अभी इस अमेंडमेंट के बाद में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, लोगों को मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। उसमें अगर ये कहीं कंफ्यूजन है, मैं फिर इस चैनल के माध्यम से ये बड़ा कर देना चाहता हूँ, इसमें कंफ्यूजन क्यों है? अभी जो ये सुने संशोधन जो आया है सर, पहले जो संशोधन था 8 संशोधन पहले हो चुके, 9वां संशोधन है ये। 8 संशोधन तक कहीं पे भी हमारे यहाँ पे संवैधानिक नहीं, उसमें धर्म का कोई जिक्र नहीं था। उसमें साफ लिखा हुआ था कि वहां से अगर कोई शरणार्थी यहाँ पे आता है, उसके रिपोर्ट के अनुसार जो टाइम पीरियड भी रखा है वो सिर्फ इस लिहाज से रखा है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसकी जांच कर सकें, और इसमें कहीं कोई वो नहीं है। देखिए दुनिया से लोग आते हैं, वर्षों से कोई कहीं से आ रहा है, तो ये कैसे तुरंत आप यकीन कर सकते हैं किसी पे भी कि क्योंकि हिंदुस्तान ने कई बार, हिंदुस्तान का कोई भी मुल्क नहीं करेगा कि कोई जासूस तो नहीं है, बहुत सारी चीजें बदल करके आते हैं, लोग वहां के डर्रे में डालने की कोशिश करते हैं। बात कहने वाला था, देखिए हिंदुस्तान है, ये हमारा देश। लेकिन सर अभी जो आपने आपने जो बात कही अमेंडमेंट के बाद में, वो बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ आपको, ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमारा देश है, और इसके अंदर को इसको कोई हम धर्मशाला नहीं बना सकते कि कोई भी आए और किसी भी प्रकार से आए और हम उसका स्वागत करें, उसको माला पहनाएं, उसको राशन कार्ड दें, उसको जान नहीं रहे हिंदुस्तानी कहीं। ना ये हिंदुस्तानी जान नहीं रहे, अमेरिका नहीं जा रहे, कनाडा नहीं जा रहे। चले एक बार उनको बोल दीजिए, फिर वो क्या आपके पार्टी में कल्चर ही बनता जा रहा है कि अनावश्यक केवल अपनी ही बात कहना, दूसरे की सुनना नहीं। शायद मेरे को लग रहा है आपकी पार्टी में कल्चर। आप बताइए, सुन लेने दीजिए, क्षमा बड़न को चाहे आप लोग तो कहते हैं आप तो बहुत कम बच्चे, तो बोलने दीजिए। तो कुल मिला के मैं इसी बात पे आ रहा था। और अभी जो पिछले 20 दिन से जो माहौल बन रहा है, उसके अंदर बार बार लगातार 2 शब्द बड़े 2 लाइनें बड़ी उपयोग की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की आत्मा। मुझे एक चीज बताइए, संविधान के संवैधानिक संस्था हमारे संसद ने कोई बिल पारित कर दिया, और बिल पारित करने के बाद में राष्ट्रपति के उसकी मोहर लग गई, साइन हो गया, वो एक कानून बन गया। उसके बाद में आपका राजनीतिक दल, आपकी पार्टी की सरकार केरल के अंदर विधानसभा के अंदर पारित करती है, प्रस्ताव पारित करती है कि हम इसको नहीं मानेंगे। क्या ये आपने लोकतंत्र की हत्या नहीं की? ये आपका कौन संविधान के कौन से क्लॉज में लिखा है
कि जो संघीय गणतंत्र है हिंदुस्तान, बिल्कुल गणतंत्र है, बिल्कुल संघीय गणतंत्र है, पर जो चीज भारत की संसद पारित कर चुकी है, जो कानून बन चुका है, जो राष्ट्रपति के लिए साइन हो चुके हैं, उसके बावजूद विधानसभा को कोई अधिकार नहीं है, विधानसभा को अधिकार कोई अधिकार नहीं है। और आप केवल वोटों के लिए, केरल में लगता है कि वहां मुसलमान वोट हमारा सुरक्षित रहे, हम उसके लिए एक संविधान में प्रस्ताव, क्या विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके सहानुभूति बटोर लें, ये आपका नाटक भर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर बेहतर होता क्या, अगर आपने जब लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर बिल के ऊपर चर्चा कर रहे होते, वहां अपनी बात रखी होती, तो वो रिकॉर्ड के ऊपर होता, और रिकॉर्ड के ऊपर होता तो शायद हो सकता आने वाले कभी समय के अंदर रिकॉर्ड के ऊपर उस चीज का उपयोग हो सकता। आप केवल और केवल एक काम ये कर रहे हैं कि किसी तरह मुसलमान को बेचारा साबित करें, मुसलमान को सहानुभूति बटोरे हम, और किसी तरह हम ये सुनिश्चित करें कि वो वोट हमारा बना रहे। और उसी का परिणाम है कि आज 7 साल की बच्ची टीवी चैनल के सामने कह रही है, 6 साल की बच्ची, आज मैंने एक नया फोटो देखा जिसमें वो फोटो के ऊपर एक कटआउट लेके खड़ी है कि मोदी तेरे बाप की हम हत्या कर देंगे। अरे क्या हो रहा है, आप देश को कहां ले जाना चाहते हो? संविधान की हत्या के नाम पे आप कुकुर मिला के पूरे देश को बरगला रहे हो। आप बार बार ये कह रहे हो कि बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए, मंदी मुद्दा होना चाहिए। मैं आपसे पूरी चुनौती की बात कर रहा हूं, आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जगह धरना तो करके दिखाइए आप बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर, क्योंकि आपकी ना तो क्षमता है, ना आपको किस मुद्दों से मतलब है। अगर वास्तविकता ये होती, आपको लगता है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर मंदी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आप केरल की विधानसभा के अंदर ये प्रस्ताव पारित करते कि भाई बेरोजगारी मुद्दा है और केरल से सहयोग करने को तैयार है। परंतु आपको चाहिए क्या था? आपको तमाशा बनाना है, आपको तमाशा बना के केवल और केवल सहानुभूति बटोरनी है। योगेंद्र जी अब बोलिए, आप आराम से बोले, बिल्कुल सुनेंगे। पंकज जी का जो है बड़ा प्रेरक उद्बोधन था और बड़ी प्रेरणा मिली मेरे को। ये इनको ध्यान नहीं कि 8 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में इन्हीं मुद्दों को लेकर बहुत बड़ी स्ट्राइक में लगभग 20 करोड़ मजदूरों ने हिस्सा लिया और नौजवानों ने हिस्सा लिया। यही मांग थी सारी, बेरोजगारी, मजदूरों के जो श्रम कानून बदले हैं। अब इनको जानकारी मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ये जो है हकीकत में, अभी पार्लियामेंट की बात करें, संविधान की बात करें, अरे आपने संविधान को, पार्लियामेंट को मजाक बना दिया। संविधान के अंदर विधानसभा में झूठ बोलना एक अपराध माना जाता था, लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है संविधान के अंदर। किस बात पे कह रहे हैं? पार्लियामेंट के अंदर कहां झूठ बोल? झूठ बोला उन्होंने, जो कहा सैकड़ों उदाहरण है, जो सैकड़ों उदाहरण आपको है कि आपका कोई सांसद, आपके सांसद इस मामले में बड़े बहुत ज्यादा आगे रहते हैं। अगर ये संसद के नियम आपको पता होना चाहिए, मंत्री अगर कोई सदन के फ्लोर के ऊपर किसी चीज का झूठा जवाब देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, ये संसद का नियम है। और आपने एक मैं बात बताना चाहूंगा पंकज जी, एक बात से तो आपकी से मैं सहमत हूं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कार्रवाई होती है, सास किसी में नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये बात सही है। चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे एक साधारण सदस्य हो, सदस्य के रूप में सब होते हैं वहां पे, और हर चीज ऑन रिकॉर्ड होती है। अगर किसी चीज को हटानी होती है, वो विशेषाधिकार अध्यक्ष का, स्पीकर का होता है कि आप इसको हटाइए, डिलीट कर सकते हैं ना। लेकिन अगर मैं संजय माधव साहब के पास में जाना चाहूंगा, आपने कहा कि एक नहीं 100 झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री। सर आपके, मैं सुनिए, लर्नेड है, आपके सीताराम येचुरी साहब हो चाहे दूसरे सदस्य हो, बहुत विद्वान है, पढ़ते लिखते हैं, बीजेपी भी उनका रेस्पेक्ट करती है, उसमें ऐसा नहीं है। अगर कहीं को झूठ बोलता है, अगर प्रधानमंत्री के स्तर पे, कहा क्यों नहीं जाता कि आपने इस मुद्दे पे ये कही थी और इसकी सच्चाई ये। मैं एक बार नहीं, दर्जनों बार स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट में लोगों को कहते सुना है कि साहब आपका ये स्टेटमेंट पर सच्चाई क्या है बताइए इसमें से, तो कहिए आप, एक प्लेटफॉर्म आपके पास जी। ये पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि जो सारी संस्थाएं जो है, ये कभी, आप सही कह रहे हैं, ये प्रक्रिया है, सिस्टम में ऐसा होता रहा है। बहुत बार झूठ बोलने पर सजाएं भी मिली है, कोर्ट में, संविधान में सब प्रावधान है और संसद में, विधानसभा में निंदा हुई है। लेकिन अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति हो चाहे संसद हो, सबको इन्होंने जिस प्रकार से कैद कर लिया है। कोई, आप सब कुछ है ना, ये झूठी बोलेंगे, जहां तक कह रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति की बात बताइए साहब। देखिए सुनिए, आरोप कोई किसी पे भी लगा सकता है, आरोप नहीं लगा रहा। एक सेकंड सर, एक बात सुनिए, अब मेरे लिए भी आप कह सकते हैं कि एंकर भी बीजेपी ने या कम्युनिस्ट पार्टी ने या बीएसपी ने या कांग्रेस ने, वो बीजेपी कहती है, वो बीजेपी का। एक बात बताइए, पाकिस्तानी हो, लेकिन आपने प्रेसिडेंट के लिए आपने बात कही है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे करती है, राष्ट्रपति को माननी पड़ती है। राष्ट्रपति के पास कोई अध्यक्ष संसद की गरिमा का सम्मान नहीं है। संसद की ज्यादा बात है। मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति के पास इंडिविजुअल कोई अधिकार नहीं है,
राष्ट्रपति को तो सरकार सिफारिश करके भेजती है, उसको मानना पड़े, केवल उसके पास एक बार लौटा सकते हैं, लेकिन दोबारा अगर पार्लियामेंट विचार के लिए कैबिनेट अगर उसको पारित करती है तो उसको लागू करना पड़ेगा। अगर दोबारा कर भेज देते हैं राष्ट्रपति को बाध्य मानना करना पड़ेगा। आपकी बात से इत्तेफाक है, परंतु इन्होंने जो लाइन यूज करी आप उसको सुनिए। मुझे लगता है कि पूरी बात बोल रहा है, उससे पहले आपने पूरी बात नहीं बोली, सुन लीजिए क्या कहना चाहते हैं। इनकी लाइन ये थी, राष्ट्रपति संविधान संस्था महामहिम के बारे में टीवी चैनल के ऊपर अब मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से आपने राष्ट्रपति का पद दुरुपयोग किया। जब आपके महाराष्ट्र में बताइए, आप कैद नहीं कर सकते से राष्ट्रपति की अनुमति, इनको ध्यान पंकज जी का ध्यान आ गया अचानक। ये घटना अगर रातों रात अगर राष्ट्रपति शासन विड्रॉ कराने की स्थिति कर लिया, कैबिनेट हुई, क्या पता कौन सा अधिकार प्राप्त, संविधान का उल्लंघन तो सुप्रीम कोर्ट में आपने क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट में गए, अरे उसके बाद सरकार चली गई ना, बिल्कुल सरकार चली गई, वो विषय अलग है। पर राष्ट्रपति ने अगर कायदों के अनुसार पूरी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हुए पंकज जी मत एक बात जानना चाहता हूं कि देखिए राजनीति का दौर बदल गया है साहब। ये दौर जो बदल गया, एक वक्त जो कहा जाता था, इंदिरा गांधी के वक्त पे कहा जाता था कि इंदिरा जी अपने तरीके से चल रही है, दौर इंदिरा गांधी का है। देखिए इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बीजेपी का दौर नहीं है ये, अमित शाह नरेंद्र मोदी का दौर है ये, है ना। आप इसे उचित मानते हैं? जिस चीज के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने कहा कि राज्यपालों के अधिकारी खत्म करने चाहिए, किस बात पे एक जो चुनी सरकार उसको इस तरह से दखल दे सकते हैं, आप लोग उसी सिस्टम को अपनाने की कोशिश कर रहे हो। आप कह रहे हैं कि संवैधानिक उल्लंघन, संवैधानिक उल्लंघन क्या उल्लंघन, ये प्रक्रिया आप उचित मानते हैं इसे? ये तो हमेशा के लिए एक नजीर बना देंगे, आने वाले दिन भी यही पार्टी कहेंगी। जिन चीजों का बीजेपी विरोध करती आई है कि कांग्रेस ने हठधर्मिता, ये तानाशाह तरीके से इस देश को चलाया, उसी रूट पे आप चल रहे हो। इसके आड़ में ये कहेंगे वो भी तो ऐसा करते थे, फिर कोई अंतर नहीं बचा। नहीं, हम किसी भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी कांग्रेस के बुरे उदाहरण को मिसाल बना के हमने कभी काम करने की कोशिश नहीं की। परंतु मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, ये जो बार बार संविधान का उल्लंघन और संविधान की आत्मा को ताक में रखना, चलिए अपना टाइम है कम है, सीए पे की बात ही कर रहा हूँ। मैं फिर बार बार चुनौती देके संजय माधव जी को यहाँ कह रहा हूँ कि सीएए भारत की किसी भी नागरिक की नागरिकता को किस प्रकार प्रभावित करता है। विरोध नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, आए कोई किसी भी रूप में आए और हम उसको माला पहना के स्वागत करें। भारत की नागरिकता किसी को देनी है तो हमारी शर्तें हमारी होंगी, वो है पहले से के बारे में हम नहीं पहले से है, उसमें अगर कहीं गलत नहीं है, कहीं आज फिर मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं, जो लोग धार्मिक उत्पीड़न से इन 3 देशों से आते हैं, और ये 3 देश भी क्यों है, कभी ना भी कभी जो लोग नहीं पर्टिकुलर कैटेगरी तय कर दी गई है। जो अल्पसंख्यक वहां के जो धार्मिक उत्पीड़न से परेशान होकर आते हैं उनको नागरिकता देना हमारा अधिकार है। परंतु कोई आतंकवादी गतिविधियों के कारण से यहाँ चुपचाप आके घुस जाए या तो पहले से भी असर है, तो कौन ऐसे बताइए किसी बताइए किस प्रकार से रोहिंग्यों का जो सर मैं किस प्रकार से उन्होंने एक आतंकवादी का वो बता दीजिए, आतंकवादी माइग्रेट होता है यहाँ पर, उसको हमने नागरिकता दे दी। कुछ सब राष्ट्रवाद है सर, आपने बनाया नहीं, आप तो गुलामी चले कुलवाल साहब कुछ बोलना कुलवाल साहब आप बोले, आपकी बुलंद आवाज है वैसे ही आपने जनता को बरगलाना। जी मैं कह रहा हूँ मंदिर आज हमारे देश के गृह मंत्री सीए के समर्थन में मीटिंगें कर रहे हैं और वो मंच पे खड़े होके और वो चैलेंज करते हैं कि हम इससे आगे भी नहीं हटेंगे। बताओ, आप देश के गृह मंत्री, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप क्यों नहीं मिलोगे? आपको मिलना पड़ेगा। अगर देश के गृह मंत्री नहीं मिलते नहीं ना, वो तभी तो प्रॉब्लम है। ये आज जो समस्या है, ये समस्या सोल्व करना कौन नहीं चाहता? हम चाहते हैं कि समझता रहे नहीं। देखिए देश के अंदर जो कई 3 देशों से पीड़ित लोग आ रहे हैं, उसको किसने पार्टी ने मना किया? भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है हम विपक्ष पर कि हम सब मियों की बात करते हैं। हम किस मियों की बात करते हैं? हम एक तीनों देशों से आने वाले कोई से भी नागरिक को
उनको बैठ के उस पर विचार किया जाए और उनको लिया जाए। और प्रधानमंत्री अगर गृहमंत्री योगेंद्र जी गृहमंत्री जिस शब्दों का उच्चारण करता है वो देश हित के लिए ठीक नहीं है। गृहमंत्री का तो पता नहीं, आप मुसलमान के लिए क्या टीवी चैनल के ऊपर क्या शब्द आपने क्या बोला? भारत में मुसलमान के लोगों को शब्द कुछ नहीं है। 30 सेकंड श्याम जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से सीए का कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है। इस लोकतंत्र में यही तो सबसे बड़ी परंपरा है कि आप अपनी बात कहिए, अपनी बात कहिए। बिल्कुल, किसी भी कीमत पर वहां पर हिंसा नहीं होनी चाहिए, आगजनी नहीं। आप लोकतांत्रिक तरीके से करिए, विरोध करिए, समर्थन करिए, दुरुपयोग नहीं हो, लेकिन जनता को नष्ट की नहीं गए। आप अपनी बात कह रहे हैं, देश राज्यों में जाकर के कांग्रेस अपनी बात कहे लोगों को जाएगा। लोकतंत्र में यही तो सबसे बड़ी खूबी है। और जब हमारा पार्लियामेंट चलेगा उसे पार्लियामेंट में आके कहिएगा। जब ड्यूटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे यहाँ। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, लेकिन जिस तरह से सीए को लेकर के समर्थन हो चाहे विरोध हो, मैं गुजारिश करूंगा तमाम पार्टी के नेताओं से कि आप अपनी बात कहिए, एक संवैधानिक दायरे में कहिए, लोकतांत्रिक अधिकार है आपका, लेकिन इतनी गर्मी पैदा कीजिए कि जिसका नुकसान पड़ोसियों को भी यानी कि दूसरों को भी हो। ऐसा मत करिए, एक संयमित भाषा का प्रयोग करिए। और उम्मीद की जानी चाहिए कि पार्लियामेंट सेशन जो आएगा उसमें एक सार गर्भित चर्चा होगी, केवल हाईजैक करने के लिए सीएए नहीं। मुझे नहीं लगता कि आज आप चर्चा करके देख लीजिए इस बात पर, 80%, 90% लोगों को कोई मतलब नहीं है सीए से, सिर्फ राजनीतिक दलों को मतलब है, जिसपे कोई हल्ला कर रहा है, कोई अपना अभियान चला रहा है। तो ऐसा मत करिए कि देश के हिसाब से चलने दीजिए। बिल्कुल आपका एजेंडा है, सरकार का अधिकार है, वो कानून बना सकती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब इसको बस खत्म भी करिए कि इसमें जो गतिरोध है, कहीं अगर बैठ के बात करनी है तो मुझे लगता है कि इसमें अब वक्त आ गया है कि अब इसे साइलेंट करने का और आगे ताकि देश में जो काम है वो हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।